आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है ओम्स लॉ। बेसिकली अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे आप लोग बिल्कुल, ठीक है। और कल हमने न्यूमेरिकल्स करे थे तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। पोटेंशियल डिफरेंस पे, करंट पे न्यूमेरिकल्स करे थे, होमवर्क दिया था मैंने, सभी आप मेहनत करते रहिए। आज हम अपनी न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो ओम्स लॉ था, ओम्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा समझिए, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे। मींस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो जितने टाइम्स भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाई उतने ही टाइम्स मेरा करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही है हमारा ओम्स लॉ, जो कि ओम्स ने दिया था। मैं रिपीट कर रहा हूं, एट आ कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं 40 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं तो 40 ही होना चाहिए। 45 पे करते ही वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। 40, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए एट आ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो लाइन बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, सभी लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको नहीं लिखा तो ओम्स लॉ आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। इसकी कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, ऐसे ही अगर हम यहाँ टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यूज भी क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी, ठीक है। किसी एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगा, ठीक है, सारी चीजें। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, बता देता हूं मैथमेटिकली क्या बताया ओम्स लॉ ने, जिसको समझ में ना आए तुरंत पूछिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट को मानते हैं आई, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its ends, तो हमारा ओम्स ने क्या बताया कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जितने टाइम्स आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे उतने ही टाइम्स आपकी करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। आगे सुनिए। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो यहाँ से एक नई चीज निकलेगी। आप सब बताइए, पहले करंट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? डेफिनेटली पहले पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पहले डिफरेंस बनाना पड़ेगा तभी तो करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, लिख सकते हैं। जब ये इस पे तो ये भी इस पे होगा। यहां से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के इक्वल टू आता है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है जिसका नाम है R, और ये जो R है इसको ही कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। मैथमेटिकली इसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। तो जहां करंट होगा, जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वहां रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगा। रेजिस्टेंस मीन्स जो करंट को अपोज करता है, करंट की आगे पास करने से रोकता है। अभी पढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी आज ही। तो यहां से क्या आया, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके इक्वल टू आया, और इक्वल टू लगाने की वजह से कांस्टेंट ऐड होता है। आपने पढ़ा था 9th में भी, वो कांस्टेंट क्या है, मेरा R, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। किसने इसको डिस्कवर किया, ओम्स ने। तो रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है, ओम। और ओम का सिंबल होता है ओमेगा, ये ऐसा बल्ब जैसा। ये किसका सिंबल है, ओम का, जिसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा। क्या कहते हैं, ओमेगा। बस याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस क्या है, अभी पढ़ाएंगे, दोबारा सुन लीजिए। ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ
At a constant temperature, the current is directly proportional to potential difference. अब पहले potential difference आएगा, then current आएगा, तो पहले potential difference आया, then current, that is V is directly proportional to I, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद ये directly proportionality का साइन हटके constant ऐड होता है जिसका नाम है R। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो चुका है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ये न्यू फॉर्मूला है, या आर आई एक ही बात है। ये जो R है इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस, जिसकी SI यूनिट इन्हीं के नाम पे पड़ी है, ओम। सिंबल क्या है, ओमेगा, ये जो आपका दिख रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ओमेगा, जैसे अल्फा होता है ना, ऐसे इसको क्या कहते हैं, ओमेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या होता है ये आपका ओम्स लॉ, ठीक है। आगे सुनिए, इसके बाद जो हमें पढ़ना है, और याद रखिएगा बेटा, तो ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ओमेगा, ठीक है। आगे सुनिए, यहाँ से सामने देखिए जो R है, अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालूं रेजिस्टेंस की, तो वो क्या आएगी, V अपॉन आई, V अपॉन आई, हाँ ये ना। तो यहाँ से 1 ओम, या चलो उसे बाद में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस में। यहाँ से R की वैल्यू क्या आई बेटा, V अपॉन आई। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू करंट। अगर हम इन दोनों को रेशियो करें, पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड करें, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, R। कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा लो, तो जो भी करंट आएगा हर बार जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा वोल्ट था स्टार्टिंग में 0, करंट भी क्या था 0। अब मैंने वोल्ट कर दिया, ये कितने डिग्री पे हो रही है बात, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे। V कर दिया 2, तो I हो गया 4। V कर दिया 4, डबल कर दिया तो I हो गया 8। अब जरा इनका अगर रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 2/4, दैट इज 1/2 R की वैल्यू। यहाँ भी 4/8 क्या आ रही है, 1/2। तो जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी चीज़ का वो क्या होता है, कांस्टेंट। आप V को चेंज कर सकते हो, I को चेंज कर सकते हो, मगर R को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, जो कि कैसे आती है, V और I को। दोबारा समझो, 25 डिग्री सेल्सियस पे मैंने पहली रीडिंग क्या ली, 2, तो करंट क्या मान लिया मैंने, 4। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी डबल हो जाएगा 8। इसका रेशियो R क्या है जो यहाँ से आया है, V अपॉन आई, V अपॉन आई, 2/4, 1/2, 4/8, 1/2। तो यहाँ से एक बात सामने आती है क्या, कि जो R है वो क्या है, मेरा कांस्टेंट है, और वो रेशियो है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। और R की यूनिट क्या है, ओम है, जिसको सिंबल क्या है, ओमेगा। यहाँ तक समझ में आया, होपफुली आ चुका होगा। अब इसके बाद एक चीज और आती है, देखिए अगर मैं, अब जो बेसिकली मेरा मेन फॉर्मूला है ओम्स लॉ से, वो क्या आया, V इक्वल टू आई आर। दोबारा सुन लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटके एक कांस्टेंट ऐड हो गया R, रेजिस्टेंस है जिसका नाम यूनिट है ओम, ओमेगा। तो फॉर्मूला आ गया V इक्वल टू आई आर। यहाँ से R कितना आया था मेरा, V अपॉन आई, यानी रेजिस्टेंस जो है वो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, जो कभी चेंज नहीं होता। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैल्यू क्या आती है उसकी, सेम आती है। आगे सुनिए, अगर तो यहाँ से अगर मैं एक चीज देखूं तो सबसे पहले क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और दूसरी क्या आएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R आएगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या आ गया, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से दो चीज़ें सीखी, कि जो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो पहला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ये रहा, यही तो है ओम्स लॉ। और दूसरा मैथमेटिकली देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। मींस पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो रहा है तो करंट भी डबल, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो रहा है तो करंट भी हाफ, पोटेंशियल डिफरेंस ट्रिपल हो रहा है तो करंट भी ट्रिपल हो जाएगा। बात करें यहाँ, अगर रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो करंट है वो डबल हो जाएगा।
रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स, ठीक है। यानी उल्टा, अगर वो बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, करंट। और आप सबको पता है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, करंट, क्योंकि जब रुकावट ज़्यादा हो जाएगी तो करंट तो ऑटोमेटिकली कम होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाए तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। कंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है तभी तो करंट ज़्यादा फ्लो होता है। इंसुलेटर्स में क्या होता है, रुकावट ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट कम होता है। तो यहाँ से करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया रेजिस्टेंस के, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइड में चला गया ना। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया क्या, कि ओम्स लॉ क्या कहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। फ्रॉम दिस मैथमेटिकली V is directly proportional to I, V is equal to IR, where R is a constant named as resistance, unit is ohm, symbol is omega. Now what is R? R is resistance, which is the ratio of potential difference to the current. Now by Ohm's law we have seen that the current is directly proportional to V as well as the current is inversely proportional to resistance. जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे हैं। और आप मान लीजिए ये मेरे पास कोई चीज़ है मेटल, तो इसका रेजिस्टेंस आप चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट है। इसमें करंट को चेंज कर सकते हो और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस। और जब भी उनको डिवाइड करोगे आपस में तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाई जाएगी, आर, बिकॉज यहाँ से आर क्या बन चुका है, V अपॉन आई। तो फॉर्मूले क्या क्या बने यहाँ से, पहला V इक्वल टू आई आर, दूसरा I इक्वल टू वी अपॉन आर, तीसरा R इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ये आज के फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूला है ये, बस रिप्रेजेंटेशन का, एक्सप्रेशन का मेथड अलग अलग है। तो ये तो हो गया बच्चों मेरा क्या, आज का ओम्स लॉ। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे सुन लीजिए, अब मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ, क्या छोटा सा टॉपिक रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, सुनिए आगे। या रेजिस्टेंस को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आगे आ रहा है, द ग्राफ बिटवीन V एंड I। यानी क्वेश्चन आया एग्जाम में कि व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन V एंड I, ग्राफ बिटवीन V एंड I। देखिए पहले केस में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया 2, और मान लीजिए उस केस में मेरा करंट कितना आया 3, 3 रीडिंग लूँगा, ग्राफ बनाना। मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 4 हो गया, डबल कर दिया, 2 2 जब 4, तो ये भी डबल हो जाएगा करंट 6, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तीसरा, इसको मैंने डबल कर दिया 8, तो I भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हाँ है ना, इसका डबल हो जाएगा। जरा इन तीनों का ग्राफ बनाना रीडिंग्स की मदद से। याद रखिएगा जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू mx, या छोड़ो चलो ये बाद में पढ़ेंगे, थर्ड इसमें ही। अभी ध्यान से देखिए, ये तो हो गई मेरी क्या V, ये हो गई मेरी I, क्या हो गई I। 0 0 0 पे रहेगा, V की वैल्यू कितनी गई है 8, 2 4 6 8, I कहाँ तक गया 12, 3 6 9 12, V कितना है 2, I कितना है 3, तो V2 I3, ये वाला पॉइंट आएगा, V2 I3। दूसरा V4 I6, ये वाला पॉइंट आएगा। तीसरा V8 I12, ये वाला। और जब मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा तो वो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज कांस्टेंट है ना। तो जब यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, यानी जब हर बार वैल्यू क्या आएगी सेम। जरा डिवाइड करके देखो 1/4, सॉरी 4 से कटेगा 2/3, ये भी 2/3 2/3 है ना। तो यही क्या होता है, इसका ग्राफ होता है। तो ग्राफ बिटवीन V एंड I क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट ग्राफ बनता है। और ये जो वैल्यू आ रही है ये किसका ग्राफ लाइन बन रही है, रेजिस्टेंस की। तो V और I से क्या निकल गया, R। तो यहाँ तक समझ में आया, रेजिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते, V और I को हम चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू करंट।
ठीक है। इन दोनों का जो भी रेशियो आ रहा है, जैसे यहाँ क्या आ रहा है 2/3, तो ये जिसका भी हमने जिसमें भी करंट पास कराया है, मान लो इस मार्ग इसमें कराया, ये मेटल है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है 2/3। जब जब इसमें हम वोल्टेज पास करा रहे हैं करंट आ रहा है, और हर बार जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पहले से ही फिक्स आता है, उसको हम अपने पास से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक आ रहा है, रेजिस्टेंस को थोड़ा डीप पढ़ लेते हैं, जो कि ये आज का है लास्ट टॉपिक। ठीक है, धीरे धीरे आज मैथ्स की वीडियोस भी आएगी, तो बच्चों तैयार रहिएगा, कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे रेजिस्टेंस के हम लोग। ठीक है, आगे सुनिए क्या होता है रेजिस्टेंस। ओके, सुनिए बेटा, देखिए कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी, अब इसको अभी तो हमने मैथमेटिकली पढ़ लिया, मैथमेटिकली क्या पढ़ लिया कि यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट ओम, क्या होती है ओम, इसका सिंबल का नाम क्या है ओमेगा, फॉर्मूला क्या हो गया इसका जो अभी तक पढ़ा है V/I, मगर बेसिकली करता क्या है, ये करंट को अपोज करता है। तो किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी, या कंडक्टर की या किसी भी सब्सटेंस की जिसमें हम पास करा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, करंट से कहता है कि आपको मैं आगे जाने नहीं दूंगा, पहले आपको मुझ में से होके जाना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिससे वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की, इंसुलेटर की, रेजिस्टर की, किसी की भी, जिससे वो करंट को फ्लो करने से रोकता है, करंट को अपोज करता है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। क्या है रेजिस्टेंस? वो प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो करने से रोकती है, अपोज करती है, करंट में रुकावट पैदा करती है फ्लो करने से, करंट को फ्लो नहीं होने देती आगे, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है सब्सटेंस की, रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसको अगर करें तो यूनिट ओम, जरा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, करंट की क्या होती है 1 एम्पियर। तो अगर किसी भी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 1 ओम। तो डिफाइन 1 ओम, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस व्हेन देयर इज द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड द 1 एम्पियर करंट फ्लो इन इट। अगर किसी भी सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जो भी वायर होगा या जो भी कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। यहाँ तक समझ में आया रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जिससे वो करंट को अपोज करता है, करंट के आगे फ्लो होने से रोकता है। डिपेंड किस पे करता है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे। है क्या ये दोनों का रेशियो? आया कहाँ से? ओम्स लॉ से, मैथमेटिकली। इसलिए यूनिट क्या नाम दे दी गई इसकी? ओम। होता क्या है? कांस्टेंट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं मार्कर की बात करूं तो जो इसका रेजिस्टेंस कंपनी वालों ने बना के दिया है पहले से, वो मैं चेंज नहीं कर सकता, कांस्टेंट है। हाँ, करंट की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकता हूँ, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। और हर बार जो रेशियो निकल के आएगा V और I का वो सेम आएगा, तभी तो ये कांस्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ रहे हैं वो है आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ग्राफ क्या होता है V और I का। ठीक, अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज लास्ट टॉपिक है आज का। इसके बाद कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद इसमें आपका ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सुनिए, अब आता है कुछ चीजें जो लास्ट है, जब रेजिस्टेंस पढ़ लिया तो कुछ चीजें और आती हैं। पहला आता है गुड कंडक्टर, रेजिस्टर, इंसुलेटर। हमारे पास 3 तरीके के सब्सटेंस होते हैं, गुड कंडक्टर, रेजिस्टर, इंसुलेटर। बेटा वो सब्सटेंस है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत लो, यानी करंट कोई अपोज करने वाला बहुत ही लो होता है, यानी इसमें इजीली करंट फ्लो हो सकता है बिना किसी रुकावट के, बहुत प्यार से, जैसे कि हमारे मेटल वायर्स।
कॉपर के वायर या फिर तुम्हारे एल्यूमिनियम वायर्स, ये सब क्या है आपके गुड कंडक्टर है, बिकॉज इनका रेजिस्टेंस तो है मगर लो है, करंट को रुकावट तो पैदा हो रही है मगर लो हो रही है, ठीक है, इसी वजह से इसमें करंट फ्लो हो पा रहा है और दैट्स वाई दे आर अ गुड कंडक्टर, ठीक है। वैसे हम पढ़ चुके हैं कंडक्टर इंसुलेटर। रेजिस्टर भी क्या है, एक टाइप का कंडक्टर ही होता है। रेजिस्टर क्या है, एक टाइप का कंडक्टर होता है, बस जिसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, क्या होता है, जिसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि आपका मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे कि नाइक्रोम, आपके सुना होगा, जो हीटर होता है घरों में, जो गोल वाला हीटर होता है, उसमें एक अलाइनमेंट लगा रहता है, वो क्या होता है, नाइक्रोम वायर का, जो लाल हो जाता है, जो अपने अंदर करंट फ्लो कराने से बहुत ज़्यादा हीट निकालता है। मान लीजिए ये मेरा क्या है, वायर है, कुछ ऐसा ऐसा होता है वो नाइक्रोम वायर, ठीक है। ये क्या है, मेरा रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई, यानी जब इसमें करंट मैंने पास कराया, करंट पास तो हो रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा रुकावट है भाई, यहाँ पास तो हो ही रहा है मगर बहुत मुश्किल से, और ज़्यादा मुश्किल की वजह से इसके आसपास से क्या निकलनी स्टार्ट हो गई, हीट, और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड। और एक टाइम पे आके जब ये झेल नहीं पाएगा उस हीट को, तो ये ब्रेक हो जाता है बीच में से, और हम कहते हैं कि हीटर का अलाइनमेंट खराब हो गया। या आपने सुना होगा, जो हमारे घरों में आयरन होती है वो नीचे हॉट होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टर लगा होता है, जो करंट अपने आप में इजीली पास होने नहीं देता, होने तो देता है मगर बड़ी मुश्किल से, जिसकी वजह से जो हमने करंट एनर्जी दी है वो किसी और रूप में बाहर निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो गर्म होकर रेडिश हो जाते हैं। या हमारे घरों में जो हम हाथ सेकते हैं वो हीटर हो गया, हमारे बल्ब में हो गया, ठीक है, टंगस्टन, ये सब क्या है, तुम्हारे रेजिस्टर है, जिसमें करंट तो फ्लो हो जाता है, यानी कंडक्टर तो है वो, मगर जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। एग्जांपल के तौर पे नाइक्रोम वायर, मैग्नीन, ठीक है, या टंगस्टन, ये सब क्या है आपके बेसिकली रेजिस्टर है, बेसिकली जो एलॉयज होते हैं, बाद में पढ़ाऊंगा एलॉयज क्या होते हैं, ठीक है। बात आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, यानी हमें नहीं पता कितना रेजिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है भाई, हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि हम उसको देख ही नहीं सकते। यहाँ तो पता है कम है, यहाँ ज़्यादा है मगर काउंट कर सकते हैं, यहाँ तो हम इन्फिनिटी है भैया, हमें पता ही नहीं है कितना है, इसी वजह से इसमें बिल्कुल भी करंट पास नहीं हो पाता। एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबड़, वुड, एटसेट्रा, तो ये सब क्या है, हमारे इंसुलेटर है। तो बेसिकली अगर हम रेजिस्टेंस के ऊपर डिफाइन करें तो गुड कंडक्टर आर दोज सब्सटेंस विच हैव लो रेजिस्टेंस, मींस करंट इज कैन बी इजीली फ्लो। Resistor are those substances, it is a type of conductor which have a comparatively high resistance, that's why current cannot flow easily, and जब करंट फ्लो नहीं हो पाता तो वो हीट के रूप में बाहर निकलती है एनर्जी, और वो गर्म हो जाता है, हो तो जाता है मगर बहुत मुश्किल से। दूसरा इंसुलेटर, जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, जिसको मैं कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, इसी वजह से इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। तो आज के लिए इतना, क्योंकि अभी मैथ्स की वीडियोज़ भी आएगी, डेली इतना पढ़ते हैं, मैथ्स की वीडियोज़ भी आएगी और उसको आप पढ़िए बेसिकली। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिवीजन। सबसे पहले पढ़ा ओम्स लॉ। क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के किसी भी कंडक्टर में। यहाँ से मैथमेटिकली इसको अगर डिराइव करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट के एक कांस्टेंट ऐड होता है जिसका नाम है R, तो फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल टू IR। ये जो R है ये होता है रेजिस्टेंस, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की या किसी भी सब्सटेंस की, कि वो अपने अंदर करंट को फ्लो को अपोज करता है, करंट को फ्लो होने नहीं देता, थोड़ा बहुत करंट में रुकावट पैदा करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली मूव होने नहीं देता, ठीक है। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम, OHM, सिंबल होता है ओमेगा, ओमेगा। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो है ओम, तो अगर रेजिस्टेंस का जो बेसिकली फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ की मदद से वो होता है V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस एक तरीके का रेशियो है,
जो कि कांस्टेंट वैल्यू है किस किस का, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। R इक्वल टू V अपॉन आई। यहाँ से R 1 ओम, तो अगर क्वेश्चन आया डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। अगर किसी भी कंडक्टर में 1 वोल्ट बैटरी के साथ 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। तो यहाँ से समझ में आया रेजिस्टेंस क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी, करंट को अपोज करती है, रेशियो है V अपॉन आई का, और साथ में 1 एम्पियर किसके बराबर है, 1 वोल्ट पर, सॉरी 1 ओम किसके बराबर है, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। इसके बाद हमें पता चल गया है कि करंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कंडक्टर में, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद मैंने पढ़ा ग्राफ बिटवीन V एंड I। जो ग्राफ होता है V और I का वो बेटा होता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हर बार वैल्यू सेम आएगी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की वैल्यू कंपनी सेट करके बेचती है। ये मेरे पास मान लीजिए वायर है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, जो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा इस वायर के अंदर, वो रेजिस्टेंस फिक्स है, मैं चेंज नहीं कर सकता। इसमें एक चार्जर की मदद से करंट चेंज कर सकता हूँ। करंट चेंज कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, तो वो दोनों मैं चेंज कर सकता हूँ, वो कांस्टेंट नहीं है। मगर जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। और रेजिस्टेंस की वजह से ही करंट की वैल्यू डिफाइन होती है, क्योंकि यही रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ से हमने फिर पढ़ा गुड कंडक्टर जिसमें लो रेजिस्टेंस होता है, एग्जाम्पल मेटल वायर्स, फिर रेजिस्टर जिसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, फिर इंसुलेटर जिसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो आज के लिए इतना, होमवर्क आपको ग्रुप में मिल जाएगा, और अभी आधा घंटे बाद आपको मैथ्स की वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास।